हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे और इस टॉपिक पे ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले भी एक पीवाईक्यू का वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने वो नहीं देखा तो बच्चों उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फॉर द रिएक्शन A + 2B गिव्स AB2, मतलब हमारे पास एक ये रिएक्शन गिवन है जिसमें A + 2B क्या दे रहा है, AB2 दे रहा है। द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, मतलब ए के हिसाब से जो ऑर्डर है वो 2 है। एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0, बी के हिसाब से ऑर्डर है 0, मतलब जो ए है उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है और बी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ क्या मिलेगा, के ए की पावर 2 और बी की पावर 0, ऐसे। ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन द रेट of the reaction if the concentration of A is double। अगर हम A को डबल कर देंगे तो देखो A की पावर कितनी है, 2 है। तो अगर A को डबल कर देंगे तो इसको डबल करने पे क्या हो जाएगा बेटे, पावर 2 की वजह से ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एंड B इज हाफ, अगर B को हाफ कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 0 है और 0 का मतलब ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो B के कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन A के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंक्रीज है 4 टाइम्स हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ। मतलब हमारे पास दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे रखे हैं, ये और ये। ठीक है, और रेडियो एक्टिव है तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 0.693 अपॉन के होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं गिवन रेट कांस्टेंट फॉर दिस, मतलब पहले वाले के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है और दूसरे वाले के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि भैया जो रेट कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ के। ठीक है, टी हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका टी हाफ ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट कम होगा, जिसका टी हाफ कम होगा उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो देखो, पहले वाले का हाफ लाइफ ये, दूसरे वाले का हाफ लाइफ ये। इसकी पावर देखोगे तो -2 है, इसकी पावर देखोगे तो इसकी पावर कितनी है, -3 है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू कम है। अगर ये वाली वैल्यू कम है, इसका हाफ लाइफ कम है, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा। तो ये फर्स्ट वाले का रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बाई चांस ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि टी हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द टेबल गिवन बिलो शोज द रिजल्ट्स ऑफ द 3 एक्सपेरिमेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन P एंड Q। मतलब हमारे पास दो हैं रिएक्टेंट्स हैं, एक P है और Q है, उनके हमें क्या गिवन है, 3 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शंस गिवन है, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है और इनिशियल रेट गिवन है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डाटा व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। इक्वेशन को क्या करते हैं, के ये P की पावर Q लिख देते हैं और या फिर A लिख देते हैं, P की पावर A लिख देते हैं और Q की पावर B लिख देते हैं। हमें A और B की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन बनेगी 1.1 इंटू 10⁻⁻4, ये K हो गया। P कितना है, 0.1 की पावर A और ये दूसरा हो गया 0.2 की पावर B। एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो 9.91 इंटू 10⁻⁻4 के, ये हो गया 0.3 की पावर A और ये हो गया 0.2 की पावर B। तीसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4.96 इंटू 10⁻⁻4, ये जाएगा के, पहली बनी, ये हो गया 0.3 की पावर A और दूसरा हो गया 0.1 की पावर B। ठीक है, तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करते हैं, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ, इसे सेकंड इक्वेशन कह देता हूँ। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ बेटा सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻⁻4 है, ये हो जाएगा 9.91 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू, ये के
0.1 की पावर a और ये हो जाएगा 0.2 की पावर b। ये हो जाएगा क्या k 0.3 की पावर a और 0.2 की पावर b। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करके 1/9 आ जाएगा। अच्छा k से k कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे क्या बोला 1/3 की पावर a बचा और ये बचा यहाँ पे 1/9। तो इस 1/9 को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1/3 का पावर a। तो a की वैल्यू मिल गई हमें कितनी बेटे 2, a की वैल्यू 2 मिल गई। तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड किया तो 2 मिला। अब अगर मैं ये करूं सेकंड वाली इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं थर्ड वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लेता हूं मैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके लगभग दुगना ही है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये k तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली आपके पास क्या है 0.2 अपॉन 0.1 की पावर b बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ठीक है। तो p ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा k p की पावर 2 और q की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड किया और b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 1.5, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना गिवन है 1.5 गिवन है, ठीक है। ये 120 सेकंड के बाद टी टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद टी टाइम के बाद, टी कितना है 120 सेकंड के बाद कंसेंट्रेशन हो गया कितना 0.75 हो गया, ठीक है। ये एम है सॉरी, ठीक है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इफ इट फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन बनती है वो क्या होता है, या रेट का जो टर्म आता है वो क्या होता है, वो आता है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। आपने जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड किया था तो उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बना था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और वो कुछ ऐसा बना था बेटे, ठीक है। तो आर नॉट कितना है 1.5, आर कितना है 0.75, टी 120 गिवन है, ये 120 सेकंड था, तो ये जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 120। तो मैं ऐसे बेटे डायरेक्टली कैल्सी से सॉल्व कर रहा हूँ, आप कैल्सी यूज नहीं करेंगे, मैं हर बार बोलता हूँ आप कैल्सी यूज नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 0.00625, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 1 मैच कर रहा है। अच्छा जरा ध्यान से एक और चीज, अगर आप ऑप्शन बी को भी देखेंगे तो ऑप्शन बी में भी वैल्यूज सेम है। अब देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे बच्चों तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे और आप फंस भी जाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब देखो दोनों सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो सेम है, लेकिन जो फर्क है वो किस चीज का है, यूनिट्स का फर्क है। अगर आपको याद हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो क्या मिलता है कि ए की पावर या आर की पावर 0, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो k है इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी, r के बराबर, मतलब ये जो r है इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी k के बराबर, ठीक है। या r मतलब इनके जो आएगी वो k की यूनिट किसके बराबर आएगी r के बराबर। r की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, इस वजह से हमने आंसर फर्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स, केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर आपका यूनिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भैया उसको जरूर क्लियर करें, क्योंकि अगर यूनिट में गलती होगी वैल्यू सेम रहती हैं, यूनिट्स गलत होंगी मतलब चेंजेस होंगे तो आप उस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरएनएस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज। ग्राफ शोन, मतलब यहाँ पे हमारे पास आरएनएस इक्वेशन गिवन है और ये जो ग्राफ गिवन है वो ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, ठीक है। तो पहले अगर मैं आरएनएस इक्वेशन बना दूं तो वैसे आरएनएस इक्वेशन क्या होता है कि k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, यही होता है ना। इसके बाद अगर हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे तो क्या मिलेगा ln k इज इक्वल टू ln, ये जाएगा ए ई ए बाई आर टी, ऐसा हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो ln k इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ln a प्लस ln e टू द पावर e a बाई आर टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln
के इज इक्वल्स टू ln a। ln क्या है, मतलब नेचुरल लॉग होता है। अगर सिंपली लॉग लिखा हुआ तो उसके बेस में क्या होता है 10 लिखा होता है, लेकिन ये नेचुरल लॉग लिखा हुआ है तो ये पावर आगे आ जाती है तो माइनस ई ए बाई आर टी हो जाता है, और ln e की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से लिखते हैं, तो ln k इसको आगे लिख लेते हैं ई ए बाई आर, और इसे 1 बाई टी लिख लेते हैं, और इसे लिख लेते हैं ln a। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये वाला टर्म हो गया y, ये वाला टर्म हो गया आपका m, और ये वाला टर्म हो गया इंटरसेप्ट। तो स्लोप किसके बराबर आ रहा है माइनस ई ए बाई आर, और इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा है ln a के। तो पहले पूछा हुआ है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया ई ए बाई आर, सॉरी इंटरसेप्ट आ गया ln a के, और स्लोप किसके बराबर आ रहा है माइनस ई ए बाई आर के। तो हमारे पास देखो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो चलो हट गया, चौथा ऑप्शन भी हट गया, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन में लगभग टर्म सेम है, सिर्फ अंतर है माइनस का। किसका अंतर है, माइनस का अंतर है। ठीक है, तो माइनस के अंतर होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे चेक करेंगे तो स्लोप माइनस में आ रहा है, और ये वाला कह रहा है कि पॉजिटिव स्लोप है। तो इस चीज का ध्यान जरूर देना है भैया कि आपका जब स्लोप नेगेटिव पूछा जाएगा तो नेगेटिव बोला जाएगा तो आपको नेगेटिव ही यूज करना है, उसको जबरदस्ती पॉजिटिव मत कर देना यूज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एट हाई प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द कैटलिस्ट सरफेस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा कैटलिस्ट। तो आपने पढ़ा था कि भैया जितनी भी एसिड कैटलाइज्ड मतलब कैटलिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो ये जीरो ऑर्डर का होना चाहिए था, तो ये असर्शन तो गलत हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, एट हाई प्रेशर ऑन चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशंस द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। हाँ भैया, ठीक है, कि जब जो कैटलिस्ट का सरफेस देखो क्या होगा कि जो मान लेते हैं ये कैटलिस्ट है, इसके सरफेस पे अगर हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं हाई उस पे प्रेशर पे, तो ये क्या होगा कि भैया जो ये अमोनिया ये इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, एड्सॉर्ब। ठीक है, एड्सॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब जितना यहाँ पे अमोनिया है इसके सरफेस पे जितना अमोनिया चिपका हुआ है वही काम कर रहा है, उसके बाहर वाला अमोनिया उस टाइम पे काम नहीं कर रहा, मतलब काम ही नहीं कर रहा उसके बाहर का। तो यहाँ सरफेस पे जितना अमोनिया चिपका हुआ होगा या फिर एड्सॉर्ब हो रखा होगा वही काम करेगा बेटे, लेकिन बाकी का जो अमोनिया वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम क्या करें, इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, या फिर इसके प्रेशर को बढ़ाएं घटाएं तो इसके प्रेशर को बढ़ाने घटाने से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या तो ये कह रहा था कि द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। हाँ नहीं चेंज होगा भैया। ठीक है, तो हमारे पास ए तो गलत है और आर क्या है, ट्रू है। तो पहला था बोथ ए एंड बी आर, नहीं गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं ए फॉल्स है लेकिन आर क्या है बेटा, ट्रू है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, ये भी इसमें प्लेटिनम है, ये मिस हो रखा है। फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, रेट पूछा गया, मतलब रेट गिवन है। द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है और मॉलिक्युलरिटी। देखिए भैया ये कैटलिस्टिक रिएक्शन है, क्या है ये, कैटलिस्ट है। और कैटलिस्टिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑर्डर हो जाएगा जीरो। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखिए कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। ठीक है, ठीक है, तो इसकी 2 है हो गई है मॉलिक्यूलरिटी। अब बी पार्ट इसका कह रहा है यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालनी है, मतलब जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट निकालनी। तो अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी बच्चों, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। तो भैया हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिएक्टेंट की पावर 0 हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आएगा। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की होगी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो इज अ ग्राफ, गिवन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। मतलब ये जो ग्राफ गिवन है बेटा, ये किस किस के बीच का गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है। बेस्ड ऑन द ग्राफ अबव, मतलब ये ड्रॉ अ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्राफ फॉर द सेम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा बेटे, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, किस किस के बीच का ग्राफ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब इस ग्राफ का यूज करके हमें एक नया ग्राफ बनाना है, और वो जो ग्राफ बनेगा बेटा वो किस चीज का होगा, वो होगा मतलब जो नया ग्राफ बनाना वो किसका, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगले पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है। तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटे, ये जो दिख रहा है, ये जो हमने यहाँ पे जो ग्राफ बन रखा है, ये बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर का होता तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल बनता है। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये मतलब जो ये यहाँ पे गिवन है, ये किस चीज का है, ये जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का कैसे पता भी, देखिए हमने पढ़ा कि जो रिएक्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा था ना, यही तो पढ़ा था। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एम को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, सी को। तो अगर मैं इसे आगे लेके जाऊं तो ये इंटरसेप्ट इसका आर नॉट है, इसका अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो स्लोप क्या होगा इसका, माइनस के होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है अब मुझे ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने रेट ऑफ, एक एक्सेस बनानी है और इस एक्सेस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो भैया रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है के टाइम्स ऑफ ए की पावर, जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे ही होता है ना। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के बराबर। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर रहे हो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे जो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। आगे क्या रहा था, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है भैया, हमने पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था कि ग्राफ देख के कि ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर की है। किसकी है बेटे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज फॉलोज। मतलब जो रिएक्शन है उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये मतलब पहला स्टेप स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है। ये जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि मतलब कितने स्टेप्स में हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा। इसको देख के हमें क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ पहला लिखेंगे, पहला आंसर क्या है, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा कि ए की पावर मतलब H2, अच्छा रेट लॉ हम कहां से लिखेंगे, स्लो स्टेप से लिखेंगे। तो H2O2 और OH माइनस। अच्छा इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसकी पावर कितनी कितनी है, 1 1 है। ठीक है, तो रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ भैया स्लो स्टेप से लिखा जाएगा, ये हो गया। अच्छा अगला है ओवरऑल ऑर्डर, इसका ऑर्डर लिखना है। तो देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तीसरा है आउट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। भैया आपको जब थ्योरी पढ़ाया था वहां पे भी बताया था कि जो स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा हम स्लो स्टेप से निकालते हैं, कभी भी फास्ट स्टेप से नहीं निकालते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है मतलब स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a bimolecular reaction becomes first order reaction by stating the condition। देखो क्या रहा
भैया वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी वो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें बाइमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब बाइमोलिकुलर का मतलब होता है जिसमें दो रिएक्टेंट है, क्या बेटे, जिसमें दो रिएक्टेंट है लेकिन वो जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। तो भैया ऐसी रिएक्शन को तो बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन में तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्शन में क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, जब हम उसका लेकिन रेट लिखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बाइमोलिकुलर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कौन सी है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करना और कंडीशंस भी बतानी, तो कंडीशन ये होगी कि भैया वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, मतलब जो दोनों रिएक्टेंट है उनमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जैसे हमारे पास ये इथाइल एसीटेट है, इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस करके हमें मिल रहा है ये मिल रहा है। तो यहां पे जो ये H2O, इसका कंसंट्रेशन क्या, बहुत ज्यादा है एक्सेस में, क्या बेटे, एक्सेस में। अगर ये एक्सेस में होगा, सपोज करो इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल, और इसका जो रिएक्शन हुआ है इसका सिर्फ 0.1 मोल्स है, इसका 0.1 मोल है और इसका 10 मोल है। मान लेते हैं कि हमने एक रिएक्शन करी जिसमें इसका 0.1 मोल था, इसका 10 मोल था, रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन के टाइम पे ये पूरा कन्वर्ट हो गया, इसमें ये बना 0.1 और ये बना 0.1, ये यूटिलाइज कितना हुआ, ये भी 0.1 यूटिलाइज हुआ, लेकिन ये H2O की बात करेंगे कि H2O 0.1 यूटिलाइज हो रखा, तो बचा कितना, 10 माइनस 0.1, ये आएगा 9.9, तो 9.9 क्या है बेटा, ऑलमोस्ट 10 के बराबर है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2O पे हम क्या कहेंगे कि H2O के कंसंट्रेशन पे कोई भी खासा असर नहीं पड़ा हुआ। जब कोई भी खासा असर नहीं पड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2O के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो दो थे, एक ये था, ठीक है, बाइमोलिकुलर है तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए ऐसी रिएक्शन को जो बाइमोलिकुलर होती है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, एक ही सब्सटेंस के या एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कंडीशन क्या है भैया, दोनों में से जो एक रिएक्टेंट है वो कैसा होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन को आंसर करना हमने, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है जो कि है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलिए अभी तो डायरेक्ट तो याद नहीं है, तो इसके लिए हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट ए की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा। अगर ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मैं अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालूंगा तो आर अपॉन ए की पावर एन लिख देंगे। अगर एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो के की यूनिट क्या आएगी बेटे, आर की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा अगर एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो के की यूनिट क्या जाएगी बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर 1 हो जाएगी तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो पर लीटर से पर लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। अगर एन की वैल्यू 2 हो जाती है, तो K इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी बेटे, मोल पर लीटर पर सेकेंड,
और इसकी पावर अगर 2 हो गई तो कितना हो जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर। एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक पावर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली बचेगा क्या, लीटर ऊपर चला जाएगा, ये मोल भी ऊपर जाएगा, तो मोल ऊपर में जाके इनवर्स में हो जाएगा और पर सेकंड, तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो हमें यही यूनिट यहाँ पे दिख रही है ना। तो पूछा गया था कि आइडेंटिफाई, तो देखो आइडेंटिफाई किया तो कौन से ऑर्डर की मिल रही है, ये सेकंड ऑर्डर की मिल रही है। कौन सा ऑर्डर की मिल रही है बेटे, सेकंड ऑर्डर की मिल रही है ये रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर कभी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट पे आता है आपके पास क्वेश्चन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेटर है तो याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड टू 9 टाइम्स, मतलब ए के कंसेंट्रेशन, अगर ए का कंसेंट्रेशन 9 टाइम्स हो गया, देखो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन है और द कन्वर्जन ऑफ ए इफ द कंसेंट्रेशन इज 3 टाइम्स, मतलब ए के कंसेंट्रेशन 3 गुना हो गया। ठीक है, तो जैसे ए है, ये ए था, बी बन गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, के, और ये सेकंड ऑर्डर का है ना, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया सेकंड ऑर्डर, तो मैंने रेट लॉ लिख लिया इसलिए। कह रहा है कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 3 टाइम्स को इंक्रीज कर दिया गया, मतलब अगर इसके कंसेंट्रेशन को अगर हम 3 टाइम्स कर दें, तो अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, के ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, तो के मतलब ये सॉरी 9 के ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म क्या है, ये आर लिख लेते हैं। तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बेटे वो 9 टाइम्स आएगा पुराने रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो पुराने वाले के 9 टाइम्स आ जाएगा। अब पूछना हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, मतलब बी के रेट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखो बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ रहा है ना। देखो अगर आपको याद हो कि रेट एक्सप्रेशन हम जब बनाते थे ना, एवरेज वाला, मतलब जब रेट का एक्सप्रेशन बनाते थे तो क्या मिलता था, ये बनता था माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, ऐसा मिलता था, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई है कि भैया ये ए के कंसेंट्रेशन को 9 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जा रहा है। तो बी का क्या है, बी का फॉर्मेशन पूछा गया, तो बी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगा, आएगा ना। तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा बेटे, ये भी 9 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। क्या रहा था, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को कैसे इफेक्ट करेगा। तो बी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो भी कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 9 टाइम्स हो जाएगा बेटे। अगला क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड कर लेते हैं भैया, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो पहले मुझे यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, पेज ऐड कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे डुप्लीकेट बना दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना दिया। ठीक है, तो अभी इसका क्या करना है, हमें रेट बनाना है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, जरा इसको हटा देते हैं, ये सब हटा दिया हमने, ये हटा दिया और यहाँ पे स्पेस खाली कर दिया क्योंकि इतना ही था स्पेस यहाँ पे। कह रहे हैं रेट एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि आर, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी लिख देते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा के। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे। इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आर मिलेगा इंटीग्रेट करके। ठीक है, इस साइड में के था और के कांस्टेंट तो बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, साथ में हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगा लेते हैं कि जब टी 0 था, टी की वैल्यू जब 0 थी, तो रेट ऑफ रिएक्ट, मतलब जो रेट था, मतलब रिएक्टेंट था, वो इनिशियल रिएक्टेंट के बराबर था। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू
ये k इंटू 0 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस आर नॉट के बराबर आ गई। इस c की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू के टी माइनस, मतलब ये सॉरी आर नॉट नहीं आर, ये इस साइड से इस साइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो k की वैल्यू चाहिए या k की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्यों बोलते हैं बेटे, इसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हम इंटीग्रेशन करके यूज करते हैं, इंटीग्रेशन करके यूज फाइंड किया था, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन द फिगर। मतलब हमें ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है। आगे क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसका आंसर करना है, मतलब इस ग्राफ को देख के हमें इसका आंसर करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, लॉग गिवन है, तो लॉग और ये आर नॉट बाई आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है टाइम के। क्यों, ये देखो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही तो होता है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बेटे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, क्या आएगा के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लॉग में है, लॉग में है ना, तो लॉग अगर ln में होता तो ऐसे ऐसे रहने देते, लेकिन लॉग में लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो भैया ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में जो ये लॉग होता है, मतलब ये लॉग आर नॉट बाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। ठीक है, स्मॉल टी लिख लेते हैं, कैपिटल टी नहीं। अगला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। इसका जो स्लोप है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका स्लोप है k बाई 2.303 को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हाफ। देखिए k एंड t हाफ के बीच में रिलेशन हम पहले भी फाइंड कर रखे हैं, तो यहाँ पर राइट करना, लिखना, मतलब खाली लिखना है, डिराइव नहीं करना है। तो डायरेक्टली t हाफ का रिलेशन क्या होता है k के साथ, 0.693 अपॉन k होता है। अगर डिराइव करने को आता तो मैं इसे डिराइव कर लेता, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है सिर्फ राइट लिखना है खाली। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने इसे लिख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन N2 plus O2 gives 2NO is a pollutant formed when petrol is burned in air at high temperature। मतलब ये क्या है, ये एक रिएक्शन है, ये क्या है, पॉल्यूटेंट है। किसका, जब पेट्रोल को हाई टेम्परेचर पे जब बर्न किया जाता है तो ये पॉल्यूटेंट बन रहा है। एट 1500 केल्विन, टेम्परेचर कितना है वहां पे, 1500 केल्विन है। कह रहा है आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। सपोज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ N2 एंड O2, इनिशियल कंसेंट्रेशन N2 और O2 का कंसेंट्रेशन भी गिवन है। बिफोर एनी रिएक्शन अकर्स, मतलब जब रिएक्शन हुआ भी नहीं था तब तक N2 और O2 का हमें कंसेंट्रेशन गिवन है। हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना। तो चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो रिएक्शन है N2 प्लस O2, ये दे रहा है बेटा क्या, 2NO। क्या दे रहा है बेटे, 2NO दे रहा है। ठीक है, अब जब इनिशियल जब शुरुआत हो रही थी रिएक्शन की, तब हमारे पास ये था 0.2 था, ये भी 0.2 था, और ये था ही नहीं। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो भैया NO तो होगा ही नहीं हमारे पास, तब सिर्फ हमारे पास N2 होगा और O2 होगा। ठीक है बेटे, क्या होगा उस टाइम पे, सिर्फ N2 होगा और O2 होगा। अब मान लेते हैं इसमें से X यूज हो गया और इसका भी X यूज हुआ, और इसका बना कितना, 2X। तो ध्यान रखेंगे इसका एक, जैसे इसका 1 मोल यूज हो रहा था, इसका 1 मोल यूज हो रहा था, तो इसके 2 मोल बन रहे थे। उसी तरीके से मैंने कहा कि अगर इसका X यूज हो रहा है, इसका X यूज हो रहा है, तो इसका 2 टाइम्स बन रहा है। कैसे, यहाँ पर रिएक्शन से ही समझ में आ रहा है कि 2 टाइम्स बन जा रहा है। अब लेफ्ट हम क्या लिखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे बचा कितना रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रखा है। तो ध्यान से समझेंगे कि जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है और प्रोडक्ट कितना बना हुआ है ये लिखेंगे। तो इसमें ये 0.2 था, इसमें से यूज कितना हो गया बेटे, X यूज हो गया।
ठीक है, ये कितना था, ये भी 0.2 था, यूज कितना हुआ है, मतलब बचा कितना, x बच गया, कितना बच गया, सॉरी इतना बच गया। अब ये कितना है, ये 2x है। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो क्या क्या आएगा, रिएक्टेंट की पावर अपॉन जो ये होता है, मतलब ऐसे पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं इसका तब लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनता था कि NO की पावर 2 अपॉन N2 का कंसंट्रेशन और O2 का कंसंट्रेशन, मतलब जब आपके पास इक्विलिब्रियम आया तो कितना कितना है, तो K इज इक्वल्स टू N2 कितना है 2x का स्क्वायर, और ये N2 कितना, मतलब NO कितना था 2x, N2 कितना था 0.2 माइनस x, और ये भी कितना था 0.2 माइनस x। ठीक है, K की वैल्यू भी हमें गिवन है, K की वैल्यू ये गिवन है। अब यहां पे मैं एक कंडीशन लगा दे रहा हूं कि इफ x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा होगा सो x कैन बी नेग्लेक्टेड, x कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या है, x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और याद ये रखना भैया आपको कि जब कभी भी हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में से नेग्लेक्ट करते हैं, कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले पार्ट में से नेग्लेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू है 1000, इस पे अगर मैं 0.1 ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा, 1000 पॉइंट मतलब 01। अगर मैं बाई चांस सब्ट्रैक्ट करूं तो 1000 में से 0.1 को घटा दूं तो क्या आएगा 19, मतलब ये पॉइंट, मतलब ये ऐसे आएगा। तो देखो ये भी ऑलमोस्ट 1000 के बराबर है, ये भी 1000 के बराबर है। तो अगर मैं इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज में मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना हो जाएगा 100, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1000 की वैल्यू 100 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 1000 की वैल्यू 100 हो जा रही है। लेकिन एडिशन के टाइम पे और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ही है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमने यहां से x नेग्लेक्ट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 2 इंटू मतलब 2x अपॉन 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा k इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 2। k की वैल्यू क्या आई थी बेटे, नहीं आई थिंक ये स्क्वायर था, सॉरी ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो ये नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, अभी दोनों साइड में मैं रूट ले लूंगा, दोनों साइड में रूट ले लूंगा तो अंडर रूट k, ये कितना हो जाएगा 0.2, अगर मैंने रूट ले लिया तो ये 2 हो जाएगा, पॉइंट हटा 0 लगा, नीचे आया 10। अब k की वैल्यू कितनी थी बेटे 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, कितनी थी 1 इंटू 10 मतलब 10 टू पावर माइनस 5 और एक अपॉन में था 10। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, x इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं बेटे 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 10 है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, ये तो 10 टू पावर माइनस 2 बाहर आ गया और नीचे एक 10 था ही, और ये कितना हो गया अंडर रूट 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/100 हो जाएगा, क्योंकि अपन में सॉरी 1000 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था, नीचे गया -2 था, मतलब नीचे गया 1000 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको 1/10 का रूट ले लेते हैं, 1/10 का रूट निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 0.316 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आया। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना, मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम पे NO कितना बचा हुआ है ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO, मतलब NO कितना बना हुआ, सॉरी, तो NO कितना बना, कंसंट्रेशन ऑफ NO कितना हो जाएगा, NO का कंसंट्रेशन ये जाएगा 2x, 2 टाइम्स ऑफ x कितना है 0.316 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो कितना आ जाएगा 0.632 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इतना आ जाएगा हमारा NO का। लेकिन इस क्वेश्चन में N2 और O2 का नहीं पूछा, अगर N2 और O2 का भी पूछा जाता तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कह रहा है फॉर अ रिएक्शन A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस D, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है,
कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जो ये सारे रिएक्टेंट है, जो ए और बी का रिएक्टेंट है उसके हिसाब से ऑर्डर बताना है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, मेंशन इट्स यूनिट, यूनिट भी बतानी है, रेट कांस्टेंट भी बताना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इतना, मतलब ए और बी का कंसंट्रेशन जब इतना हो जाएगा वो भी बताना। ठीक है, तो पहला पार्ट, इसके लिए मुझे सॉल्व करने की पड़ेगी इक्वेशन। पहली इक्वेशन बनाते हैं, 4 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ए की पावर ए लिख लेते हैं, बी की पावर बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा, ये जाएगा 0.096, 0.3 की पावर ए, 0.3 की पावर बी। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन 0.384, 0.6 की पावर ए और 0.3 की पावर बी। तीसरा इक्वेशन बनाते हैं, तो 0.192, यह जाएगा 0.3 की पावर ए, 0.6 की पावर बी। तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो बनाते हैं, मतलब चौथा बनाते हैं, जो 0.768, 0.6 की पावर ए और ये जाएगा 0.6 की पावर बी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी बेटे। क्या बताना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो किसी में से किसी इक्वेशन को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रहा हूं मैं, इसे सेकंड क्या देता हूं, इसे मैं थर्ड इक्वेशन क्या देता हूं, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन क्या देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं बेटा मैं किससे, सेकंड से। तो इधर मिलेगा 0.096, इधर क्या मिलेगा 0.384। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स थे। बचेगा क्या यहाँ पे 0.3, 0.6 की पावर ए। काटेंगे तो 1/2 बचेगा ना, 1/2। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा अपॉन में। तो हमारे पास क्या बचा 1/4 और बचा 1/2 की पावर ए। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू बच्चों हमें 2 मिल गई है। अब आगे क्या करना है, तो अब बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन से। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा इधर 0.192 अपॉन 0.768। तो ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। ओ नहीं सॉरी, यहाँ तो मुझे तो बी फाइंड करना, सॉरी बी फाइंड करना है मुझे। तो यहां से तो ए निकलेगा। ठीक है, ये इस वाले से तो ए निकलेगा। ठीक है, अब मुझे बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये सेकंड को डिवाइड कर देते हैं फोर्थ से। इक्वेशन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फोर्थ से। तो सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 0.384 अपॉन 0.764। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 की पावर बी। इसको काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 की पावर 1, यहाँ पे 1/2 की पावर बी। कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच। दोनों के हिसाब से पूछा जाएगा। तो ए के हिसाब से कितना है 2 है और बी के हिसाब से कितना है 1। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना मिलेगा 3। ठीक है, 1 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, किसी भी एक्सप्रेशन में ए और बी की वैल्यू फाइंड रख लेंगे। ये के भी था यहाँ पे, सब में मिस हो गया था। तो जैसे पहले वाले एक्सप्रेशन में मैं के की वैल्यू रख देता और यहाँ पर रख लेता हूँ ए और बी की वैल्यू। के ये हो गया 0.3 स्क्वायर
और ये हो जाएगा 0.3 की पावर 1। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या जाएगी 0.096, ये टोटल 0.3 की पावर 3 हो जाएगी ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, 0.096 डिवाइडेड बाई 0.3, ये आएगा, ये ज्यादा आ गया क्या, 0.0, तो ये आ गया 0.0288, ये आ गया रेट कांस्टेंट। ठीक है, मेंशन इट्स यूनिट, इसकी यूनिट भी निकालनी, तो भैया ये थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर के लिए हम इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, तो स्पेस के लिए मैं ऐड कर देता हूं एक और पेज। ठीक है, तो मुझे थर्ड ऑर्डर के लिए चाहिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ मतलब कितना आएगा, तो देखो R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 3, ऐसा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, मतलब के की क्या हो जाएगा, R अपॉन ए की पावर 3 लिख दिया। अच्छा, मैंने रिएक्टेंट की पावर 3 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, रिएक्टेंट की पावर 3, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन बनी हुई। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट रिएक्टेंट का मतलब जो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, और पावर 3 लिखी हुई, तो K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन में हो जाएगा मोल की पावर 3 पर लीटर की पावर 3। इसको काटेंगे, एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 2 बचेगी, इसको काटेंगे तो -2 बचेगा, तो K की यूनिट क्या बनेगी, लीटर स्क्वायर, ऊपर जाके ये स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि अपन में -2 है, लीटर स्क्वायर, ये नीचे मोल स्क्वायर है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, मोल इनवर्स स्क्वायर और पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक, अगला क्या रहता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज 0.2, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2 है, उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो भैया के 0.2 की पावर ए और 0.2 की पावर बी, तो k की यूनिट अभी हमने फाइंड कर ली थी, k की वैल्यू 0.0288, ये जाएगा 0.0288। ठीक है, और ये जाएगा 0.2, a की वैल्यू आई थी 2 और 0.2 इसकी वैल्यू आई थी, b की वैल्यू आई थी 1। इसे सॉल्व करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2.304 इंटू 10 टू द पावर -4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब जो रेडियो एक्टिव डिके वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से हो रहा। द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज 1 xn, मतलब हमारे पास 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो शुरुआत में 1 ग्राम थे, दोनों कितने थे, 1 ग्राम थे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x एंड y आफ्टर 2 डेज, मतलब आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद x एंड y कितना कितना होगा, x और y का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, x की हाफ लाइफ गिवन है बेटे 12 है, और y की हाफ लाइफ है 16, ये आवर्स है, तो टोटल हाफ लाइफ, ठीक है, मतलब 2 दिन के बाद टोटल हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे, इसकी टोटल हाफ लाइफ कितने होंगे, देखो एक मतलब इसके 12 है ना, तो 2 दिन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ हो जाएंगे। 4 कैसे, क्योंकि टोटल 48 घंटे हो रहा है, 48 घंटे का मतलब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो टोटल हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे, 2 दिन में 4 हाफ लाइफ होंगे। अच्छा, 16 घंटे के हिसाब से 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे। हमने पढ़ रखा भैया एक फॉर्मूला ये भी पढ़ रखा है कि अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट कितना बचता है, 1/2 की पावर n आर नॉट, मतलब n हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट बचता कितना है, आर नॉट अपॉन 2 की पावर n बचता है। अब जैसे x की बात पूछी जाए तो x कितना बचेगा, 1/2 की पावर 4 आर नॉट। ठीक है, y कितना बचेगा, y बचेगा 1/2 की पावर 3 आर नॉट।
ठीक है, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो शुरुआत में इनिशियली तो दोनों सेम थे, बराबर थे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x1 कितना आया 1/16, y1 ये आया 1/8 आया। इसको काटेंगे तो ये जाएगा, ये मतलब 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x1/y1 कितना मिलेगा, ये खाली 1/2 बचा। क्या बचा? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमारे पास दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, एक x है और एक y है। कह रहे हैं कि 2 दिन के और उनकी हाफ लाइफ दे रखी है, x की 12 दे रखी है, y की 16 दे रखी है। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद x कितना बचेगा और y कितना बचेगा, इनका रेशियो निकालना है। तो हमने देखा कि भैया x की हाफ लाइफ कितनी थी, 12 थी, तो 2 दिन का मतलब 4 हाफ लाइफ हो गई। अगर y की हाफ लाइफ थी 16, तो 2 दिन का मतलब कितना हो गया, 3 हाफ लाइफ। एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट कितना बचता है, तो रिएक्टेंट इतना बचता है 1 R0 बाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना, 1/2 की पावर n। तो अगर हमने देखा कि x के हिसाब से देखेंगे तो x कितना बचेगा, ये हो गया 1/2 की पावर 4 R0। ठीक है, y कितना बचेगा 1/2 की पावर 3 R0। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा, क्योंकि y की 2 दिन में 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी, x की सॉरी, और y की 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने x और मतलब ये पावर्स पुट करी, सिंप्लीफाई कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास 1/2। तो x1 और y1 के बीच में मतलब जो 2 दिन के बाद x1 और y1 का जो बचा हुआ रेशियो है वो है 1:2 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t फॉर अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट डज द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड EA। देखो यहां पे बेसिकली ये आरएनएस इक्वेशन की बात कर रहा है। तो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, k a E माइनस EA/RT होता है, दोनों RT होता है। दोनों साइड में अगर मैं लॉग ले लूं तो ln, ये ln k हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ln a EA/RT हो जाएगा, ये हो जाएगा ln k, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ln a प्लस ln EA/RT हो जाएगा। ln k इज इक्वल्स टू ln a, ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस EA/RT हो जाएगा। ठीक है, हमें ln के हिसाब से चाहिए ना, लॉग के हिसाब से चाहिए होती तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता लॉग ये, लेकिन वो है तो ln k इसे आगे लिख लेते हैं, तो माइनस EA/RT और ये हो जाएगा ln a। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये y है, और इसे 1/t ऐसे लिख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ये क्या है, ये m है, ये क्या है, ये x है, ये क्या है, ये c है। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो किस किस के बीच में बनाना है, ln k और 1/t। तो देखो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो जो ग्राफ बनेगा बेटे वो ऐसा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटे, इस तरीके का बनेगा ऐसा। यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट है ये किसको बता रहा है, ln a को, ये इंटरसेप्ट ln a को बता रहा है। इसका स्लोप क्या दे रहा है, ये जो स्लोप है ये माइनस, इसका जो स्लोप है वो क्या है, माइनस EA/R इसका स्लोप है। ठीक है, तो यही पूछा था, व्हाट डज द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट क्या कर, शो कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ln a को। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड EA। तो स्लोप किसके बराबर आता है भैया, माइनस EA/R के बराबर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। फॉर अ रिएक्शन टू, मतलब ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, और ये कौन सी रिएक्शन है भैया, कैटलिस्टिक रिएक्शन है। कैसी है, कैटलिस्टिक रिएक्शन है। क्यों है कैटलिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब कैटलिस्टिक रिएक्शन होती है तो वो कौन से ऑर्डर की होती है, 0 ऑर्डर की। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और ऑर्डर पूछा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। भैया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट काफी बार बता चुका हूँ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आता है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। 3 डिफरेंस लिखना है भैया ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में 3 डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, तो 3 डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस तो हम यही लिखेंगे कि भैया ये कैसा होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल,
ये कैसा होता है, ये थ्योरेटिकल होता है, इसको ये रिएक्शन से देख के बताया जा सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये क्या होगा, ये खाली पॉजिटिव आएगा, होल नंबर आएगा, ये क्या आएगा, होल नंबर आता है पॉजिटिव। अच्छा, जो ऑर्डर है इसको कहां से बताया जा सकता है, जो रिएक्टेंट की जो पावर्स होती है उनसे बताया जा सकता है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स ये कहां से बताया जाता है, इसे बताया जाता है इक्वेशन से, इसे इक्वेशन को देख के बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भैया आपको थोड़ा बहुत इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। मतलब अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से अफेक्टेड होगा। तो अगर कैटलिस्ट को ऐड करेंगे बेटे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम फास्ट। क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन एंड व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। देखो कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर बिना कैटलिस्ट के चल रही रिएक्शन तो ये ऐसे बन रही, ऐसे। अभी अगर हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी या फिर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये क्या हो जा रही है, इस तरीके से घट जाएगी ऐसे। तो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी ये थी, या फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, घट जाती है कैटलिस्ट ऐड करने पे। दूसरा, द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन टेक प्लेस इज डिक्रीज। अगर भैया टेम्परेचर को अगर घटा देंगे तो आपको पहले भी समझा दिया जा चुका है कि टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स घट जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स घट जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन में ऑब्जर्व द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी मतलब ये एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम गिवन है, किसके लिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन का गिवन है। तो ये इथीन है और ये इससे इथीन बन जा रहा है। क्या रहा, फॉर द सेम प्रोसेस प्रिडिक्ट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन E1 एंड E2। E1 क्या है भैया, E1 कौन सा E1, थोड़ा जूम करें इसको। अच्छा, ये E1 पहला वाला है, E1 है, मतलब जो ये कम वाला है वो E1 है और जो ज्यादा वाला है वो E2 है। ठीक है, ठीक है, तो ये E1 ये है और E2 ये। कह रहा है कि इसके बीच में डिफरेंस क्यों है, तो जरा आप ध्यान से देखिए कि जो ये E1 है, जिसमें E1 है मतलब EA1 है, ये कैसा है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, इसमें कैटलिस्ट है। और आपने पढ़ा है कि भैया जब कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्यों होता है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। जैसे इसने क्या कर दिया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी, एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया, क्यों, क्योंकि इसने एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया। जबकि E2 क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो यही पूछ रहा है फॉर द सेम प्रोसेस प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन इट। क्योंकि E1 कैसी है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, मतलब E1 क्या है, एसिड, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे जो है वो कैसी है, कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए थी। और E2 क्या है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब E2 तब है जब कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अज्यूमिंग बोथ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल व्हिच केस द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फास्टर। देखिए चाहे मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड हो बेटा चाहे रिएक्शन बैकवर्ड हो, अगर कैटलिस्ट यूज कर रखा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट। तो कौन सी, अज्यूम बोथ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि दोनों रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, तो कौन सी फास्ट होगी भैया, जो ये वाली है कैटलिस्ट वाली, कौन सी वाली, कैटलिस्ट वाली जो रिएक्शन है वो फास्ट ही होगी। ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा भैया, कैटलिस्ट अगर लगा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ही देगा वो। अगला कह रहा है विल द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन बी डिफरेंट इन द टू पाथ एक्सप्लेन। देखिए कह रहा है कि जो ये दोनों पाथ है, फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ,
ये इसके लिए जो डेल्टा जी है वो अलग आएगा कि सेम आएगा, तो ध्यान रखना डेल्टा जी इज स्टेट डिपेंडेंट होता है, स्टेट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, नॉट पाथ डिपेंडेंट, नॉट पाथ डिपेंडेंट, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटे? स्टेट। अब इनिशियल स्टेट तो यही है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो दोनों की सेम है, मतलब ये इनिशियल है ये फाइनल है। अब किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा तो डेल्टा जी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डेल्टा जी सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल कहां पे था और फाइनल कहां पे था। ओके बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए देख लेते हैं। प्लॉट बिटवीन log n/O5 एंड द टाइम इज गिवन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ठीक है, तो देखो ये बेटे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हमारे पास ऐसा गिवन है, ये इसका कंसंट्रेट, ये log n2O5 की वैल्यू गिवन है 0 टेम्परेचर पे, और ये आगे आगे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है log 5 की वैल्यू क्या होती जा रही है बेटे? घटती जा रही है। ठीक है, तो ये log 5 वैल्यू घटती जा रही है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई ऑर्डर। ठीक है, तो log R इज इक्वल्स टू, मतलब ये log R नॉट हो गया, ये log R नॉट है और घट रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? log R इज इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 log प्लस log R नॉट। ठीक है, तो मतलब ये इसका जो रिएक्शन है ये इस तरीके का, और ये फर्स्ट ऑर्डर का बेटे, कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर का। अगर आपको याद हो कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने ऐसा ही एक पढ़ा हुआ था इक्वेशन, ठीक है, तो इसके लिए तो भैया आपको थोड़ा बहुत इक्वेशंस याद भी होनी चाहिए। तो भैया ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप निकालना है, तो भैया स्लोप तो ये होता है, क्या होता है? -k/2.303। कैलकुलेट द स्लोप फॉर द अवर रिएक्शन, तो कैलकुलेट मतलब स्लोप तो ये क्वांटिटी देता है, तो स्लोप निकालने के लिए हम कोई से भी दो पॉइंट यूज कर लेते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये यूज कर लेते हैं और एक ये लास्ट वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो स्लोप क्या देता है? स्लोप होता है बेटे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अभी इसके टर्म्स लिखेंगे तो h2 कितना है और ये कितना है? ये 2.45 है, ये माइनस 2.46 हो जाएगा ये। अच्छा, ये कितना है? यहाँ पे था तो ये t की वैल्यू 0 है और ये -1.80 है। तो स्लोप निकालना है, तो y2 कितना है? ये y2 मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो y2 कितना है? -2.46 माइनस 1.80, और x2 कितना है? 3200 है। x1 कितना है? 0 है, तो यह हो जाएगा -2.46 प्लस 1.8 और ये जाएगा 3200। तो डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं भैया हम इसे, मैं तो डायरेक्ट इसे कैलसी से कर लेता हूँ। 2.46 प्लस 1.8/3200, तो ये जाएगा -0.6 मतलब -2.0625 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ गया इसका स्लोप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये जो ग्राफ है लॉग और टाइम के बीच में गिवन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर, इसका इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना था और इसका स्लोप निकालना था, तो स्लोप भी निकाल लिया। स्लोप कैसे? स्लोप हमने डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूला y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से निकाल लिया स्लोप। और ये जो था ये भैया फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन मुझे याद था तो मैंने इसके साथ कंपेयर करके लिख लिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और PYQs के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।